start today's lecture बच्चे। देखो बेटा, अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया गया, किस तरह से बनाया गया, क्या किया गया, इसके बारे में पढ़ा। बेटा आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को। देखो बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं, अगर ये हमें नहीं आई तो आगे कोई केमिस्ट्री का एक हर्फ भी समझ नहीं आए। हमें ये जानना बहुत जरूरी है जो आज हम पढ़ रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आने वाले 3-4 लेक्चर विल बी हाईली इंपॉर्टेंट, विल बी द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, तो आज उसमें से जो पहली चीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक साइज। व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बोल लो या एटॉमिक साइज की बात कर लो। रेडियस से साइज पता चलेगा ना बेटा। तो जब एटॉमिक रेडियस की बात करते हो तो होना तो ये चाहिए कि जैसे ये हमारे पास एक एटम है और इससे इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, दैट मस्ट बी रेडियस। न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी मस्ट बी रेडियस। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल हमारे पास नंबर 1 प्रोबेबिलिटी क्लाउड होता है, यानी वी आर नॉट श्योर कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है। एक तो प्रोबेबिलिटी क्लाउड रहता है, दूसरी बात हम कभी सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट आइसोलेट अ सिंगल एटम। सिंगल एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती अदर देन नोबल गैसेस। अदर देन नोबल गैसेस सिंगल एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो उसको हम आइसोलेट नहीं कर पाते। तो हमें उसको बॉन्डेड स्टेट में उसकी एटॉमिक रेडियस को देखना पड़ता है। हमारी मजबूरी है कि हमें उसको बॉन्डेड स्टेट में देखना पड़ता है, क्योंकि हमने कहा कि इंडिविजुअली हम एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो हम जो पढ़ा करते हैं, हम पढ़ते हैं इफेक्टिव एटॉमिक रेडियाइज। क्या पढ़ते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक रेडियाइज, एंड दैट टू इन द बॉन्डेड स्टेट। हम इफेक्टिव एटॉमिक रेडियाई निकाला करते हैं, एटॉमिक स्टेट में निकाला करते हैं। ठीक, और एटॉमिक स्टेट को भी किसमें? बॉन्डेड स्टेट में, बॉन्डेड में, क्योंकि आइसोलेट नहीं कर सकते। इस वजह से बेटा हमारे रेडियस निकालने के कई तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास निकालेंगे हम कोवेलेंट रेडियाई। तो सबसे पहले हम कोवेलेंट रेडियस या कोवेलेंट रेडियाई, रेडियाई इज अ प्लूरल एंड रेडियस इज अ सिंगुलर। तो सबसे पहले अपन कोवेलेंट रेडियाई निकालेंगे। कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू सिमिलर बॉन्डेड कोवेलेंट एटम्स। क्या बोला मैंने? कहा हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस of two covalently bonded similar atoms, इसको अपन कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये मेरे पास एक एटम है और ये मेरे पास दूसरा एटम है, और आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये दोनों सेम एटम है। मान लो ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, और हम Cl2 लिखे हैं यहां पर। तो मैंने कहा कि अगर इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देख लिया जाए, दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, से दिस इज d, तो जो कोवेलेंट रेडियाई होगा वो क्या होगा? d/2, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड सिमिलर एटम्स। ठीक, ऐसे सेम एटम
जिनको अगर हम जोड़ें तो उसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2 वो कोवेलेंट रेडियाई कहलाता है। क्लियर? अब दो बातें बेटा, पहली बात तो ये तो सेम एटम्स के बीच में, चलो ठीक है, पर अगर एटम अलग अलग हुए तो, अगर एटम अलग अलग हुए, ये तो हो गया फॉर सेम एटम्स, फॉर सेम एटम्स, और मान लो हमारे पास एटम्स डिफरेंट हैं, तो फॉर डिफरेंट एटम, जैसे मान लो एक छोटा हो जाए, ठीक, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl, ठीक। अब मान लो ये H है और मान लो ये Cl है, ठीक, और ये इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जिसको अपन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर भी सकते हैं। अब अगर मैं यहां हाफ बोलूं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो छोटे और बड़े दोनों का रेडियस बराबर हो जाएगा, तो यहां हम सेम तो नहीं बोल सकते, यानी यहां हम ये वाला नहीं लगा सकते। तो यहां कैसे करते हैं, अगर सिमिलर एलिमेंट्स ना हो, फॉर दिस सिमिलर एलिमेंट्स, फॉर dissimilar covalent bonded atoms, dissimilar atoms, ऐसे केस में ये जो डिस्टेंस है, मान लो इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, HCl तो है ही, चलो A B बोल दे, तो हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ A टू B जो होगा वो होता है रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब ध्यान से समझना है, देखो बेटा, इसमें हम ये तो एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे, ठीक, बाय सम मेथड्स, ठीक। इसके लिए हमारे पास कई सारी चीजें होती हैं, NMR मेथड वगैरह, बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए, तो ये डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे। किसी एक का रेडियस हम इससे निकाल सकते हैं, हमें पता होता होगा, किसी दूसरे का रेडियस हम बाकी चीजें पुट करके निकाल लिया करते हैं। यहां पे मैंने कहा कि ये जो है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो सबसे पहली बात क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी सर? देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है उसको अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे जब हाइड्रोजन और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया तो होने तो वो बीच में चाहिए थे, होने तो वो बीच में चाहिए थे, दोनों ने शेयर किया था, पर हम देखते क्या है कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोरीन की तरफ चले जाते हैं, दे आर शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स क्लोरीन। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों का, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, दे आर मोर टुवर्ड्स क्लोरीन। This property of chlorine to attract the shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है उसको बेटा अपन लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवेलेंट बॉन्ड में जब भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन शेयर होती है, शेयर होते हैं, पर उसमें से कोई आइटम अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, कोई कम खींचता है। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे यहां इसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और इसकी अपनी होगी, तो बेटा जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा खींच लेगा अपनी तरफ। तो हमने यहां बोला कि जब हम डिसिमिलर एलिमेंट्स के लिए देखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, बुक्स में नहीं मिलेगा बेटा, बुक्स में ढूंढोगे नहीं मिलेगा। क्या कि d ऑफ AB यानी डिस्टेंस बिटवीन A टू B is radius of A plus radius of B minus 0.09
into electronegativities का difference in the electronegativity of A and B। देखो बेटा, हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पता होती हैं, वो हम आगे निकाल के भी दिखाएंगे आपको, इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी, इसको हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ये हमें पता होती है, ये हम एक्सपेरिमेंटली निकाल लेते हैं। अगर हम इसमें से एक की वैल्यू जान ले तो दूसरी की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, एक की वैल्यू जान ले तो दूसरी की वैल्यू आसानी से निकल जाती है। हाँ, तो अब ये दो फॉर्मूला हो गए सेम एलिमेंट के लिए, तो सिंपल सी बात हो गई कि डिफरेंस दो न्यूक्लियस के बीच में, यानी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू सेम कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ठीक, टू सेम कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, half of the internuclear distance of two same covalently bonded atoms, उसको अपन क्या बोल देते हैं बेटा, उसको अपन कोवलेंट रेडियाई बोल देते हैं। और रही बात, अगर डिसिमिलर एलिमेंट होते हैं तो डिस्टेंस जो निकालते हैं वो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हुआ करता है। बोलो ये पहली बात समझ में आई कि नहीं आई, क्विकली बोलो, यस और नो? ओके, यस। अब एक बात देखो, जो कोवलेंट रेडियाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोवलेंट रेडियाई जो होती है ये नॉन मेटल्स के लिए देखी जाती है। किसके लिए? नॉन मेटल्स के लिए। जैसे हाइड्रोजन का हम कोवलेंट रेडियाई निकालेंगे, क्लोरीन का कोवलेंट रेडियाई निकालेंगे, फ्लोरीन का कोवलेंट रेडियाई, नॉन मेटल्स के लिए हम कोवलेंट रेडियाई ही देखते हैं। फिर दूसरी बात, कोवलेंट रेडियाई इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई हमेशा एटॉमिक रेडियस से छोटा होगा। क्यों होगा? देखो बेटा, कोवलेंट रेडियाई जब अपन निकाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2, तो बाय 2 करेंगे तो वो तो इधर कट जाएगा। आप देखो ये वाला रीजन तो आया ही नहीं। अगर मैं इसका रेडियस देखता तो मेरे पास होना तो यहां से यहां तक चाहिए था, पर ये यहां से यहां तक ही खत्म हो रहा है। ये रीजन तो आ ही नहीं रहा है ड्यू टू ओवरलैप, ड्यू टू ओवरलैप। तो ओवरलैप की वजह से कुछ कॉमन रीजन रह जाएगा, ओवरलैप की वजह से कुछ कॉमन रीजन रह जाएगा, और वो कॉमन रीजन ना तो इधर आएगा ना इधर आएगा। तो हम बोलेंगे कि कोवलेंट रेडियाई इज ऑलवेज स्मॉलर देन, कोवलेंट रेडियाई इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई हमेशा एटॉमिक रेडियाई से छोटा होता है बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ ओवरलैप, रीजन ऑफ ओवरलैप। ओवरलैप का एक रीजन होता है जिसकी वजह से हमारे पास कोवलेंट रेडियाई एटॉमिक रेडियाई के मुकाबले छोटा होगा। यानी अगर एटम का रेडियाई 103 पिकोमीटर होना है तो कोवलेंट रेडियाई 100 पिकोमीटर ही निकाल पाएंगे, 99 ही निकाल पाएंगे। क्यों? उसमें एक रीजन ऑफ ओवरलैप आ जाएगा, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, इसलिए वो पोर्शन तो कम आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए कोवलेंट रेडियाई स्मॉल है। तो फटाफट से बोलो, कोवलेंट रेडियाई क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, सो आपको कोवलेंट रेडियाई अब क्लियर हो गया। तो मैंने ये क्लियर किया कोवलेंट रेडियाई, पर दुनिया में सिर्फ नॉन मेटल ही थोड़ी है। कोवलेंट रेडियाई तो किसके लिए लिया जाता है? नॉन मेटल्स के लिए। पर दुनिया में सिर्फ नॉन मेटल ही एग्जिस्ट थोड़ी करते हैं, दुनिया में तो मेटल्स भी हैं। तो एक और तरह का रेडियस हम लेंगे, ठीक, ये तो कोवलेंट रेडियाई था, एक और तरह का रेडियस लेते हैं दोस्तों। दूसरा रेडियस हमारे पास आएगा जिसको बोलेंगे मेटालिक रेडियस। क्या बोलेंगे? मेटालिक रेडियस। मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियस। तो दूसरा रेडियस हम लेंगे मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। बेटा मेटालिक रेडियस को जनरली हम लोग क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। मेटालिक रेडियस को जनरली हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। सो मेटालिक रेडियस इज आल्सो कॉल्ड एज टू बी क्रिस्टल रेडियस। पहले तो इसको डिफाइन करता हूं, फिर समझने की कोशिश करेंगे अपन।
देखो बेटा, ये होता है हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट मेटल कैर्नल्स इन अ मेटालिक लैटिस। क्या बोला मैंने कहा इट इज हाफ, ये तो श्योर है कि ये हाफ है, हाफ ऑफ द internuclear distance, half of the internuclear distance of two adjacent metal kernels in a metallic lattice. In a metallic lattice, half of the internuclear distance of two adjacent metal kernels in a metallic lattice। मतलब सबसे पहली बात आई कि सर ये मेटालिक लैटिस क्या होता है, ठीक, और फिर हम बात करेंगे कैर्नल क्या होता है। देखो बेटे, मेटालिक लैटिस का मतलब क्या, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम्स। क्या? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम्स। मेटालिक लैटिस को बोल सकते हैं 3D अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम्स, उसको मेटालिक लैटिस बोलते हैं। जैसे मेरे बच्चों देखो, मान लो ये मेटल का एक एटम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसी तरह से ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा, ऐसे ही आगे लगा देते हैं। तो ये मैंने तो 2 डायमेंशनल बना के दिखाई है, आप इसको 3 डायमेंशनल समझ लो। इसके पिछली साइड को भी है तो 3 डायमेंशनल भी हो गया। तो ये जो बन गया हमारे पास, ये सारा मेटालिक लैटिस हो गया, मेटालिक लैटिस हो गया, ठीक है। अब इसमें इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, ऐसे सभी के न्यूक्लियस है, ठीक है जी, ये सभी के न्यूक्लियस है हमारे पास। अब ऑब्वियसली हम ये बोल रहे हैं दो एडजेसेंट मेटल कैर्नल्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है d, ठीक। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम मेटालिक रेडियस निकालना चाहते हैं तो वो d/2, अगर ये d है तो। इसी तरह से इन दो मेटल कैर्नल्स के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, d। तो मेटालिक रेडियस जो होगा वो होगा d/2, यानी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट मेटल कैर्नल्स इन मेटालिक लैटिस। सर मेटालिक लैटिस समझ में आ गया, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस समझ में आ गया, पर कैर्नल समझ नहीं आया। कैर्नल समझाते हैं बेटा। देखो भाई, हमने ना सोडियम का एग्जांपल ले लेना है। अब सोडियम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो जाए बेटा। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्यों जी? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वो तो सब शेल्स है ना, 1 2 वही मेन शेल होती है। तो अगर मैंने ये न्यूक्लियस बोला और ये फर्स्ट शेल बोली, फिर ये सेकेंड शेल मैंने बोली, और फिर ये थर्ड शेल मैंने बोली, ठीक। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट शेल में कितने हैं? 1।
जो लास्ट शेल होती है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। लास्ट शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से वैलेंसी होती है, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, अंदर का न्यूक्लियस प्लस अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे मिला करके हम कर्नल बोला करते हैं। तो कर्नल है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस। कर्नल क्या है? अंदर के इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस इज अ कर्नल। अंदर के इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस इज अ कर्नल, और बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन है और अंदर के इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस कर्नल होता है। जैसे बादाम खाते हो बेटा, तो बादाम का क्या पार्ट खाते हो बेटा? सीड नहीं, बादाम का तो सीड पूरा ही होता है, हम उसका कर्नल खाते हैं, यानी छिलके के अंदर वाला, छिलका सबसे बाहर वाला। तो ये छिलका वैलेंस शेल और अंदर का कर्नल। तो कर्नल क्या होता है? अंदर के इलेक्ट्रॉन प्लस दैट ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके और इसके कर्नल का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2, उसको अपन क्या बोल देंगे? उसको मेटालिक रेडियस बोल देंगे। तो मेरे को फटाफट से बताओ कि मेटालिक कर्नल क्या होता है, वो समझ में आ गया, और मेटालिक लैटिस क्या होता है वो समझ में आ गया, और ये मेटालिक रेडियस क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। अब एक बात बहुत क्लियर है कि जो मेटालिक रेडियस होगा that will be approximately equal to atomic radii। क्यों जी? वो एटॉमिक रेडियस के बराबर होगा। अरे सिंपल ही तो बात है, एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक की तो होनी थी, और इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2 भी यहीं तक आएगा। तो एक्चुअली मेटालिक रेडियस एटॉमिक रेडियस के लगभग बराबर होती है। जैसे कोवलेंट रेडियाई में हमारे पास रीजन ऑफ ओवरलैप आता था, रीजन ऑफ ओवरलैप आता था, तो वो एटॉमिक रेडियस से छोटा होता है। लेकिन मेटालिक रेडियाई ये बिल्कुल एटॉमिक रेडियाई के बराबर होगा, तो उसको क्रिस्टल रेडियाई या मेटालिक रेडियाई बोलते हैं। क्लियर? यानी अगर एटम का साइज 100 है, 100 पिकोमीटर, तो बेटा जो मेटालिक रेडियाई होगा वो भी 100 पिकोमीटर के करीब करीब ही होगा, या 100 पिकोमीटर ही होगा। और ये सिर्फ किसके लिए होता है? मेटालिक रेडियाई इज सीन ओनली फॉर मेटल्स, क्योंकि लैटिस सिर्फ मेटल का बनेगा और किसी का नहीं बनेगा, ना नॉन मेटल का बनेगा, ना किसी और का बनेगा। नंदिनी बेटा आप बोल रहे हो वीडियो नहीं देख पा रहे हो। मेरे बच्चे मेरे हिसाब से तो आई थिंक सो कि मेरा नेटवर्क इज वेरी वेरी गुड। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। Yes beta, I have checked my network, it is properly 100%। सो इसका मतलब बेटा नंदिनी आपके नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मेक इट क्लियर। और एक काम करो, अगर आपका नेटवर्क इधर उधर हिलने से नहीं होता है तो बाहर जाके दोबारा आ जाओ। ठीक, क्लियर हो गया? तो हमने बोल दिया कि मेटल के हमारे पास एटम्स ऐसे मेटालिक लैटिस में 3 डायमेंशनली जुड़े होंगे, और उसके बीच में कर्नल होते हैं एटम के अंदर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। ठीक, ऑब्वियसली कि इसका आधा इसी के बराबर तो होगा, तो एटॉमिक रेडियस मेटालिक रेडियस के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक, तो ये था मेटालिक रेडियस, पर मैंने बोला ये सिर्फ मेटल्स के लिए देखी जा सकती। अब चलते हैं आगे, मेटालिक रेडियस से आगे बेटा हमारे पास मेटल भी थे, नॉन मेटल भी थे, वो दोनों तो मिल गए। और मेटेलॉइड जो है उसमें चाहे कोवलेंट देख लो चाहे मेटालिक देख लो चलेगा, पर एक नोबल गैसेस वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाती, वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाती। ये तो चलो मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे आगे फ्यूचर में, ये तो मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं, बट बेटा को जो नोबल गैसेस हैं वो तो मेटालिक बॉन्ड भी नहीं बनाती, कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाती, रेडियस तो उसका भी निकालना है। तो एक तीसरे तरह का रेडियस हम निकालने जा रहे हैं, एक थर्ड टाइप ऑफ रेडियस हम निकालने जा रहे हैं,
और वो थर्ड टाइप ऑफ रेडियस हमारे पास कौन सा है बेटा? तीसरे तरह का रेडियस होगा वेंडर वॉल रेडियाई। क्या होगा? वेंडर वॉल रेडियस। तो तीसरे तरह का हमारे पास आएगा वेंडर वॉल रेडियस। वेंडर वॉल्स रेडियस। जरा स्पेलिंग पे ध्यान देना। इसमें वेन का भी छोटा, वेन और डर के बीच में डर की वजह से स्पेस है, डब्ल्यू वॉल्स का बड़ा, ठीक, ये एक ग्रीक नेम है, ऐसे लिखते होते हैं वेंडर वॉल रेडियस। अब ये वेंडर वॉल रेडियस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेंडर वॉल रेडियस? देखो बेटे, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। क्या बोला? हाफ of the internuclear distance of two nearest non-bonded atoms of a molecule. क्या बोला? Half of the internuclear distance of two nearest non-bonded atoms of a molecule. बेटे ये मान लो एक मॉलिक्यूल है। बेटा आपको याद होगा कि सर ने बताया था कि गैस के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। नोबल गैसेस को हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक एटम के बने हुए मॉलिक्यूल्स। क्या बोल देते हैं? एक एटम्स के बने हुए मॉलिक्यूल्स, उसको भी मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ही क्या? मॉलिक्यूल। तो मेरे बच्चों, जैसे ये एक मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, नोबल गैस का है या किसी का भी है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास में पड़ा है, इसके दो नियरेस्ट एटम ये वाले और ये वाले, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन दो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है डी, तो वेंडर वॉल रेडियाई जो है वो d/2 है। तो वेंडर वॉल रेडियाई इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड, इनमें बॉन्ड नहीं है आपस में, नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, एटम्स ऑफ नियरेस्ट या नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। नेबरिंग मॉलिक्यूल्स लिख लो बल्कि, हाँ, neighboring molecules, half of the internuclear distance of two nearest non-bonded atoms of neighboring molecules, इसको अपन वेंडर वॉल रेडियाई बोल देते हैं। क्लियर हो गया? ऑब्वियसली वेंडर वॉल रेडियाई जो है ये हम देखते हैं जब बॉन्ड नहीं बन सकता, यानी फॉर नोबल गैसेस जनरली देखते हैं। फॉर नोबल गैसेस जनरली हम वेंडर वॉल रेडियाई देखते हैं, क्योंकि उसमें बॉन्ड नहीं बन पाता है ना, तो नॉन बॉन्डेड ही रहता है। बेटा देखा तो सभी का वेंडर वॉल रेडियाई जा सकता है, पर उसके लिए उनको बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और ऐसे में क्या होता है, कई एटम डीकंपोज कर जाते हैं, इसलिए सभी के वेंडर वॉल रेडियाई एक्चुअली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली हम बोल सकते हैं कि हाँ जिसका भी वेंडर वॉल निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है, निकल तो सभी का सकता है, ठीक। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि हो सकता है उसको निकालते समय, यानी उसका वेंडर वॉल रेडियस निकालते समय जब हम उसको अलग करें तो ऐसे टेम्परेचर पे वो एटम डीकंपोज ही हो जाए, आयोनाइज या इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकाल दे, इसलिए सभी का वेंडर वॉल रेडियस देखा नहीं जा सकता। थ्योरेटिकली बोल सकते सभी का है, देखा नहीं जा सकता। दूसरी बात, वेंडर वॉल रेडियस जो होगा दैट विल बी लार्जर देन एटॉमिक रेडियस। वेंडर वॉल रेडियस एटॉमिक रेडियस से लार्जर होगा। क्यों भाई? अरे इसमें नॉन बॉन्डेड रीजन भी आ जाएगा जहां पे एटम इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। जैसे हमें तो इसका हाफ करना है ना, हाफ,
तो भैया ये वाला रीजन एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगा, ठीक। तो इसमें एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डेड रीजन आ जाता है। तो वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डेड रीजन। एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डेड रीजन की वजह से वैन डर वाल रेडियस एटॉमिक रेडियस से बड़ा होता है। तो आपको तीनों तरह के रेडियस समझ में आया बेटा, वैन डर वाल रेडियस क्या, एटॉमिक कोवलेंट रेडियस क्या, और मेटालिक रेडियस क्या। पहले तो फटाफट से लिखो, यस समझ में आ गया। जल्दी 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 तीनों रेडियस के बारे में जल्दी क्विकली यस लिखना है। और जिसको नहीं आया वो जरा माइक ऑन करे और बोले बेटा। यानी सभी को आ गया है। अब अगली बात समझ लेंगे। अगली बात ये हो गई हमारे पास कि वैन डर वाल रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन क्या, larger than van der Waal radii is larger than that of metallic radii, which is larger than that of covalent radii. van der Waal radius सबसे बड़ा होता है, metallic radius उससे छोटा होता है, और covalent radius सबसे छोटा होता है। जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया, बोला एक एटम था जी ए का ना रेडियस निकाला, ठीक। एक स्टूडेंट ने वो रेडियस निकाल दिया से 200 पिकोमीटर्स, दूसरे ने निकाल दिया उसी का रेडियस 180 पिकोमीटर, तीसरे ने निकाल दिया उसी का रेडियस 160 पिकोमीटर। अब बोला कि एटम तो एक था, उसके 3 रेडियस निकाले, तो ये कौन कौन सा है जो सबसे बड़ा होगा बेटा, वो वैन डर वाल रेडियस होगा। जो उससे छोटा होगा वो बेटा मेटालिक रेडियस होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो कोवलेंट रेडियस होगा। समझ में आई मेरी बात? एक ही एटम के अगर हम तीनों तरह से निकाल सके, थ्योरेटिकली सोचो, निकाल सके, हम निकाल नहीं सकते बात अलग है, बट थ्योरेटिकली वैन डर वाल रेडियस किसी भी चीज का सबसे बड़ा, देन मेटालिक रेडियस, देन कोवलेंट रेडियस। तो ये तो था टाइप ऑफ रेडियस हम कैसे देखते हैं। अब आएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स पे साइज डिपेंड करता है। आफ्टर ऑल हमें पढ़ना क्या है कि पीरियोडिक टेबल में साइज कैसे होता है, हमें ये पढ़ना है। साइज बढ़ेगा कि कम होगा ये देखना है, किस साइड कम होगा, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, क्योंकि सारी की सारी केमिस्ट्री आगे इसी बात पे डिपेंड करेगी मेरे दोस्त। अगर ये नहीं आया तो बेटा कुछ भी नहीं आया, ठीक। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑन विच साइज डिपेंड्स, एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगा, ठीक। फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, बेटा रेडियस से ही साइज मिलेगा ना बच्चे। तो एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स, जिन जिन फैक्टर पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है या साइज डिपेंड करता है, ठीक, हम उसकी बात करेंगे। देखो भाई, फैक्टर नंबर 1, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स मेरे दोस्तों, शेल्स का नंबर बढ़ेगा तो साइज तो बढ़ेगा ना। मोर आर द शेल्स मोर इज द साइज। मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, थोड़ा पतला हूं, स्वेटर डाल लूंगा मोटा लगूंगा, जैकेट डाल लूंगा और मोटा लगूंगा, कल को रजाई ओढ़ लूंगा और मोटा लगूंगा। अरे जितनी शेल्स बढ़ती जाएंगी साइज तो उतना बड़ा होता जाएगा। तो मोर आर द नंबर ऑफ शेल्स, मोर आर द नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स, more is the size, more is the atomic size या atomic radius,
बड़ा तो साइज तो बड़ा ही है ना बेटा, ये तो सिंपल सी बात है। जैसे डाउन टू द ग्रुप जाएं तो डाउन टू द ग्रुप शेल्स बढ़ती हैं, देयरफॉर साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसीलिए डाउन द ग्रुप हमेशा साइज बढ़ता है। जैसे सिंपल बात, पहला ग्रुप क्या था, ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप छोड़ो पहले, ठीक, वो रेडियो एक्टिव है, ली, ना, की, रूबी, से, अगर FR भी लिखना लिख दो यार, फ्रेंडशिप। ये हम नीचे ग्रुप में जा रहे हैं बेटा, इसमें अगर देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, लास्ट शेल की 2s1, इधर 3s1, लास्ट शेल की लिख रहा हूं सिर्फ 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, as we are moving down, हमारे पास शेल्स का नंबर बढ़ा। when शेल्स का नंबर बढ़ गया तो ऑटोमेटिक सी बात है भाई कि आपका साइज बढ़ा, इसलिए साइज फ्रेंडसन का बड़ा, सीजन का छोटा, रूबिडियन का। सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर आप म्यूट हो गए। So the visuals are not clear. क्या करूं बेटा, तुम्हारे सर की लोगों को जरूरत बहुत है, इसलिए बहुत सारे लोग मेरे को याद करते रहते हैं। तो चलिए एनी हाउ, अभी नंबर ऑफ शेल्स का समझ में आ गया होगा कि जैसे शेल्स नीचे जाते हैं शेल्स बढ़ती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है साइज बढ़ता चला जाएगा। ये पहला फैक्टर है, मोर इज द नंबर ऑफ शेल्स मोर इज द साइज, ये फैक्टर नंबर 1 हो। फैक्टर नंबर 2, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोला जा सकता है, क्योंकि बेटा ये तो ऑब्वियस है कि एक्चुअली लास्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज तो लगेगा नहीं, वो आपको मैंने करवाया था ना बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सिखाया था। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज तो लगेगा नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो चाहे इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख दो, चाहे इसको न्यूक्लियर चार्ज लिख दो, मेरी क्लास। और पढ़ना एक ही तरीके से हमारे, ठीक, कैसे पढ़ना है वो समझा देता हूं न्यूक्लियर चार्ज का, ठीक। देखो बेटा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा खींचेंगे, और उतना खींचेंगे तो साइज छोटा होता जाएगा बेटा, ठीक। तो न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या एटॉमिक रेडियस, ठीक। जितना न्यूक्लियर चार्ज आपके पास ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली है। जैसे अगर हम पीरियड की बात करें, इसीलिए इन द पीरियड देयरफॉर साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड, इन अ पीरियड मतलब मैंने बोला बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नियोन का तो चलो बाद में देखेंगे, इसके बारे में बाद में बता देंगे, ठीक। यहां पे देखते हैं, देखो बच्चे, अगर इनके एटॉमिक नंबर Z की बात करो, बोरोन का Z कितना होता है 5, और इसका 6, 7, 8,
9। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन का नंबर 5, इसमें प्रोटॉन का नंबर 6, इसमें प्रोटॉन का नंबर 7, प्रोटॉन का नंबर 8, प्रोटॉन का नंबर 9। जितने प्रोटॉन ज्यादा उतना न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। सो मोर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज। और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे। देखो बेटा, आफ्टर ऑल अगर इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, मैं सिर्फ ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2s2 2p1, सिर्फ वैलेंस शेल की लिख रहा हूं, 1s नहीं लिख रहा हूं। यहां 2s2 2p2, यहां 2s2 2p3, यहां 2s2 2p4, यहां 2s2 2p5। ठीक, आप देखो इन सभी में इलेक्ट्रॉन तो सेकंड शेल में जा रहे हैं, सभी में इलेक्ट्रॉन तो सेकंड शेल में जा रहे हैं, तो शेल का नंबर तो सेम है। बट यहां जाते हुए अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो बेटे अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ को खींचेंगे, तो साइज छोटा होता जाएगा। इसमें बोरोन सबसे बड़ा हो गया, कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन उससे छोटा, ऑक्सीजन उससे छोटा, फ्लोरीन उससे छोटा। ठीक, पीरियड में साइज छोटा होता रहता है। हालांकि ना कुछ बुक्स बोलती है ऑक्सीजन इज समवट ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ऐसा गलत है। ठीक, तो आपका साइज जो है वो बोरोन का बड़ा, कार्बन का छोटा, नाइट्रोजन का उससे छोटा, पीरियड में छोटा होता जाएगा, क्योंकि पीरियड में चार्ज बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे? समझ में आया कि नहीं आया? ओके। फैक्टर नंबर 3, साइज को बताने वाला तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर अगर हम बात करें तो वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, और जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ताकि हम इसको आसानी से लगा सकें, इस फैक्टर को यूज कर सकें। देखो जी, हमारे पास ये मान लो सोडियम ही ले लिया, सोडियम मेरे को बहुत पसंद है यार। ठीक, दुनिया में सबसे प्यारा सोडियम बेचारा। ठीक, तो ये हमारे पास सोडियम की पहली शेल, ये इसकी सेकंड शेल। ठीक, और ये उसकी थर्ड शेल। सोडियम के फर्स्ट शेल में बोलो इलेक्ट्रॉन 1 2, सोडियम के सेकंड शेल में बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में 1। अब देखो बेटे, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे जितनी होनी चाहिए, क्या उतनी रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? छुपा देंगे। बेटा याद करो स्लेटर्स रूल। ठीक, यानी यहां पे हम लिखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनिंग ऑफ outer electrons by inner electrons. Screening of outer electrons by inner electrons, उसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब बेटे मान लो अगर यहां पे स्क्रीनिंग ज्यादा हुई तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह न्यूक्लियस की फोर्स को फील नहीं कर पाएगा, अंदर से स्क्रीनिंग ज्यादा है, तो ये लेस टाइटली हेल्ड होगा। तो कहने का मतलब मोर स्क्रीनिंग, मोर इज द स्क्रीनिंग पावर, मोर स्क्रीनिंग, लेसर
is the attraction towards nucleus. Attraction towards nucleus, and larger is the size. Larger is the size. जितनी स्क्रीनिंग कम होगी, मोर स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा उतनी अट्रैक्शन कम। अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड नहीं है, दूर रहेगा, साइज बढ़ जाएगा। और ये जो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग बेटे, स्क्रीनिंग पावर की अगर तुम बात करो मेरे साथ, स्क्रीनिंग पावर, तो स्क्रीनिंग पावर जो होती है ना बच्चों, स्क्रीनिंग पावर एस की सबसे ज्यादा होती है, यानी एस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्क्रीन करते हैं। उसके बाद पी, उसके बाद डी, और उसके बाद एफ। यानी डी और एफ जो होते हैं वो पुअर स्क्रीनर्स होते हैं। डी एंड एफ आर पुअर स्क्रीनर्स, ये याद रखना। आगे बड़ी कहानी इसके ऊपर बात करनी है हमने। डी एंड एफ आर पुअर स्क्रीनर्स। डी एंड एफ की स्क्रीनिंग पावर सबसे पुअर होती है। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग पावर होती है एस की, उसके बाद किसकी होती है? पी की, और उसके बाद कौन सी होती है बेटा? डी की और एफ की। डी एंड एफ आर पुअर स्क्रीनर्स। आगे इस पे कहानी गढ़ेंगे, पर इसको समझने के लिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये साइज को छोटा कैसे करता है या बड़ा कैसे करता है साइज के ऊपर। इसके लिए मेरे बच्चों अपन दो एग्जांपल लेते हैं, एक अल्युमिनियम और एक गैलियम। अल्युमिनियम और गैलियम, थोड़ा मेरे बच्चे इस पे ध्यान देंगे, ध्यान से देखना। आपको एल अल्युमिनियम, जीए गैलियम दिखाई दे रहा है, तो ऊपर अल्युमिनियम है, नीचे गैलियम है ना? तो एक बात बताओ, अल्युमिनियम बड़ा होना चाहिए कि गैलियम बड़ा होना चाहिए? ऊपर एल नीचे जीए है ना, तो बड़ा कौन होना चाहिए? ऑब्वियसली गैलियम होना चाहिए। डाउन टू द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए ना। आदित्य बेटा आप कौन सी वाली नॉलेज लगा रहे हो, जो पढ़ चुके हो वो नहीं? ऐसा है, ठीक डाउनवर्ड जाते हुए हमारे पास यहां से नीचे डाउनवर्ड जाते साइज बढ़ता है क्योंकि शेल्स बढ़ती हैं। डाउनवर्ड जाते साइज बढ़ता है क्योंकि शेल्स बढ़ती हैं। ये एल्युमिनियम है और ये गैलियम है, तो ऑटोमेटिकली गैलियम बड़ा होना चाहिए था। पर हमने क्या पाया? मजे की बात ये थी, हमने पाया कि अल्युमिनियम इज लार्जर देन गैलियम। होना चाहिए था छोटा, पर गैलियम जो है वो छोटा हो गया, उल्टा हो गया। साइज ऑफ अल्युमिनियम इज लार्जर देन गैलियम, यानी गैलियम इज स्मॉलर देन अल्युमिनियम। अब व्हाई? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप जरा दोबारा दर्शन करें इसी। क्या अल्युमिनियम से पहले कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है? नहीं। और गैलियम से पहले हरा हरा दिखाई दे रहा है ना? हाँ। और ये हरा हरा क्या है? डी ब्लॉक। हरा हरा क्या है? डी ब्लॉक। तो गैलियम भरने से पहले डी ब्लॉक भर जाता है। यानी अगर मैं गैलियम का एटम लूं तो ये न्यूक्लियस है, ये अंदर की शेल्स होंगी सारी की सारी, मान लेते हैं, और ये डी है, और फिर ये आउटर पी है। मैं अल्युमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन फाइनल की लिखूं ना, अल्युमिनियम की फाइनल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, अल्युमिनियम का Z कितना होता है बोलो? अल्युमिनियम का Z होता है 13। कितना होता है? 13। 13 का मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक है जी। और गैलियम जो है, अगर मैं गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ठीक है जी, गैलियम का Z होता है 31। क्या होता है? 31। इसका Z 31। 31 के लिए हम अंदर लिखते हैं आर्गन 18। उसके बाद 4s2, फिर 3d, 4s2, 3d10, फिर 4p1,
तो आप ये देखो कि अल्युमिनियम में तो अंदर S तक भरा हुआ, D तो आया नहीं, और इसमें D आ गया। ये देखो अंदर गैलियम में क्या आ गया, D। तो गैलियम का इलेक्ट्रॉन स्क्रीन किसने किया, D ने। गैलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसने स्क्रीन किया, D ने। और D की स्क्रीनिंग पावर पुअर, तो ज्यादा स्क्रीन नहीं होगा। ज्यादा स्क्रीन नहीं होगा तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यहां किसने स्क्रीन किया था, S ने। लास्ट इलेक्ट्रॉन को किसने स्क्रीन किया था, S ने। अल्युमिनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन को किसने स्क्रीन किया, S ने। और S की स्क्रीनिंग पावर मैक्सिमम, इसने बहुत ज्यादा स्क्रीन किया होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन टाइटली अट्रैक्टेड नहीं होगा। और यहां स्क्रीन किसने किया, D ने। D की स्क्रीनिंग पुअर, तो ज्यादा स्क्रीन नहीं होगा, तो P का इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेगा। तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेगा इसलिए साइज छोटा हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन अल्युमिनियम, व्हाई, तो बोलना कि गैलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने से पहले D सबशेल भर जाती है। गैलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने से पहले D सबशेल भर जाती है, और D सबशेल जो होती है वो पुअर स्क्रीनर होते हैं, दे आर पुअर स्क्रीनर। और हमने एक चीज पढ़ी थी, Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो था Z माइनस सिग्मा, where Z is nuclear charge, sigma is screening constant। क्योंकि D की स्क्रीनिंग पावर कम है इसलिए उसका सिग्मा कम होगा, तो बेटा Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा। तो व्हाई गैलियम इज स्मॉलर देन अल्युमिनियम, होना चाहिए था बड़ा, बट व्हाई गैलियम इज स्मॉलर देन अल्युमिनियम, क्योंकि गैलियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के भरने से पहले D सबशेल भर जाती है, विच आर पुअर स्क्रीनर्स। तो वो पूरी तरह से लास्ट इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं करते, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड, तो साइज बिकम स्मॉलर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। ओके, ये सारा क्लियर हो गया। अब चौथा फैक्टर, फैक्टर नंबर 4, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक, तो फोर्थ फैक्टर भी यहीं कहीं नीचे लिख देते हैं। फैक्टर नंबर 4, बेटा फैक्टर नंबर 4 होता है टाइप ऑफ बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का टाइप। मतलब अभी तो पढ़े, अगर टाइप ऑफ बॉन्डिंग में हमने अभी पढ़ा कि भैया वैन डर वाल्स रेडियाई इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियाई इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियाई। जो चीजें कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी उसका रेडियस छोटा, जो मेटालिक बॉन्ड बनाएगी उसका रेडियस बड़ा, और जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी जिनमें कोई बॉन्ड नहीं होगा उसका और भी बड़ा। तो ये पहले से पता है, वैन डर वाल्स रेडियस स्मॉलर देन लार्जर देन मेटालिक रेडियस व्हिच इज लार्जर देन कोवलेंट रेडियस। सबसे छोटा कोवलेंट रेडियस होता है। इसको आगे देखते हैं ताकि आपको पता चले। तो ये 4 फैक्टर थे। पहला फैक्टर नंबर ऑफ शेल्स, बड़ी तो साइज बड़ा। नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा, इधर इसीलिए ग्रुप में साइज वो आगे डिस्कस करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो साइज बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ तो साइज कम होगा। और टाइप ऑफ बॉन्डिंग में अगर कोवलेंट बॉन्ड हुआ तो सबसे छोटा साइज होगा। तो फटाफट बोलो फैक्टर समझ में आ गए चारों के चारों की नहीं। ओके, अब है ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम कैसे ट्रेंड्स लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा किसका साइज बड़ा किसका साइज छोटा। बेटे जो आपका कल का टेस्ट हो रहा है ना बच्चों, उसमें पूरा आयनिक साइज तक आएगा जितना मैं आज तक पढ़ा दूंगा। पिछला तो आना ही है, पर जितना आज तक पढ़ा दूंगा सारा आएगा, ठीक, इसलिए ध्यान देना है। नेक्स्ट बात है बेटा हमारे पास
ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होगा? देखो जी, पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होंगी। इस साइड जाते हुए क्या होगा? क्या होगा? पीरियड। और नीचे जाते हुए क्या होता है? ग्रुप। इस साइड पीरियड, इस साइड ग्रुप। जब हम पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन सेम शेल, शेल सेम है, ठीक, शेल सेम है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो पीरियड में साइज जनरली डिक्रीज करता है, साइज जनरली डिक्रीजेस इन अ पीरियड, ठीक, साइज generally decreases in a period, ठीक, but size of noble gases abruptly increases। लास्ट में मान लो नोबल गैस आ गई, तो साइज ऑफ नोबल गैस abruptly increases। तो हमारा एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बना कि why size of noble gases abruptly increases at the end of a period। किसी पीरियड के एंड में नोबल गैसेस का साइज अब्रप्टली बढ़ क्यों जाता है? बहुत सिंपल है बेटा, इन नोबल गैसेस कोई रिपल्शन नहीं, अक्षर कुछ नहीं ऐसा। इन नोबल गैसेस वी सी वैन डर वाल्स रेडियाई which is always larger than कोवलेंट और मेटालिक रेडियाई, ठीक। यानी हम बोलेंगे इन नोबल गैसेस, नोबल गैस बॉन्ड बनाती नहीं, इन नोबल गैसेस वी सी वैन डर वाल्स रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई which is always larger than metallic as well as covalent radii, ठीक है जी। ये वजह है मेरे दोस्तों कि नोबल गैसेस का साइज अब्रप्टली बढ़ जाता है। हाँ, अगर मैं सबका कोवलेंट रेडियस की जगह सबका यहाँ पे वैन डर वाल्स रेडियस निकाल सका, अगर मैं सभी का वैन डर वाल्स रेडियस निकालता तो नोबल गैस का सबसे छोटा हो जाता, क्योंकि पीरियड में जाते साइज छोटा होना ही है, क्यों न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना ही बढ़ना है। वो तो हमारी मजबूरी क्या है कि शुरुआत में मेटालिक रेडियस देखते हैं क्योंकि मेटल्स होते हैं, बाद में हम कोवलेंट रेडियस देखते हैं क्योंकि नॉन मेटल होते हैं, नोबल गैसेस में वैन डर वाल्स रेडियस देखते हैं, वो लार्जर है, इसलिए अब्रप्टली साइज ऑफ नोबल गैस इंक्रीज करता है। पर कान खोल के सुन लेना, अगर सभी का वैन डर वाल्स रेडियस देखा जाता तो नोबल गैस का सबसे छोटा हो, क्योंकि वो तो डिक्रीज करना ही करना है। तो अलोंग द पीरियड जनरली साइज डिक्रीज। बेटा एक बड़ा शब्द लिखा मैंने जनरली, क्योंकि आगे इसके एक्सेप्शंस भी पढ़नी है ना। ये पीरियड में हो गया। अब चलते ग्रुप में। बेटा ग्रुप में जब हम जाएंगे तो शेल्स का नंबर बढ़ेगा, और हम ये जानते हैं शेल्स का नंबर बढ़ने से हमेशा, जैसे यहाँ इधर जाते हुए बोला का बोरोन, यहां से शुरू कर लिया, कह दिया कि हमारे पास लिथियम is larger than beryllium, which is larger than boron, which is larger than carbon,
which is larger than nitrogen, which is larger than oxygen, which is larger than fluorine. ये तो हो गया पीरियड में, ये पीरियड में हो गया। अब बात करते हैं ग्रुप में। नीचे जाते हुए शेल्स का नंबर बढ़ेगा, तो ग्रुप में क्या होगा? साइज इंक्रीजेस, ग्रुप में साइज इंक्रीजेस। तो generally size increases down the group, क्यों भाई? Because shells increases, shell का नंबर बढ़ा, साइज बढ़ा। जैसे ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप, ये एक ग्रुप है। ये नीचे को ली, ना, की, रूबी ऐसे करके, तो भैया नीचे जाते साइज बढ़ेगा। अरे खास बात जो तुम्हें समझाना चाहूं, पहले साइज काफी ज्यादा बढ़ता है, पहले 3 एलिमेंट के लिए साइज काफी ज्यादा बढ़ता है, उसके बाद साइज ज्यादा नहीं बढ़ता है। पहले देखो इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, फिर साइज ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। क्यों बेटा? थोड़ा यहां नजरें इनायत करें ताकि समझ में आए। यहां शुरू करते हैं। देखो पहले 3 में, इससे पहले डी ब्लॉक नहीं भरती, उसके बाद डी ब्लॉक भरनी शुरू हो जाती। ये देखो, तो पहले 3 में डी ब्लॉक नहीं भरती और इसलिए हमारे पास साइज बढ़ता तो है ये शब्द कैसे। इसके बाद डी ब्लॉक भरती है और डी ब्लॉक पुअर स्क्रीनर होते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्क्रीन नहीं कर पाते, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन खिंच जाता है, तो जितना साइज बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता। कहोगे थर्ड पीरियड के बाद डी ब्लॉक पहले भर जाती है जो पुअर स्क्रीनर होती है, डी ब्लॉक पहले भर जाती है जो पुअर स्क्रीनर होती है, और इस वजह से स्क्रीनिंग पावर कम होने से आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर समवट टाइटली हेल्ड, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर समवट टाइटली हेल्ड, साइज बिकम्स समवट स्मॉलर, तो इसलिए ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। पहले 3 में इंक्रीज ज्यादा है। सोडियम का मच ग्रेटर देन लिथियम, पोटेशियम का मच ग्रेटर देन सोडियम, बट रुबिडियम का ग्रेटर देन सीजियम, और रादर पोटेशियम, और सीजियम का लगभग थोड़ा सा ग्रेटर देन दैट ऑफ रुबिडियम। उम्मीद है बात समझ में आई, पिछली भी नहीं चली गई, ये अच्छे से समझ में आ गई। बोलो आई कि नहीं आई? यस और नो, क्विकली। सर फिर से बता दो। क्या फिर से बता दूं? डाउनवर्ड जाते हुए साइज बढ़ रहा है आपके पास। इससे पहले डी ब्लॉक आ गई, डी ब्लॉक की स्क्रीनिंग पावर पुअर है। अगर डी ब्लॉक की स्क्रीनिंग पावर पुअर है तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं करेगा, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिंच जाएगा, साइज जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा। तो पहले 3 में इंक्रीज कम है और फिर इंक्रीज ज्यादा है, पहले 3 में इंक्रीज ज्यादा है रादर, फिर इंक्रीज कम है। क्यों? क्योंकि इसके पहले डी ब्लॉक आ जाएगी और डी ब्लॉक्स पुअर स्क्रीनर होते हैं, तो ये इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं करेगा ज्यादा, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत खिंच जाएगा, इसलिए साइज उतना बढ़ेगा नहीं जितना बढ़ना चाहिए था शेल की इंक्रीज की वजह से। अब बोलो समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो सर, एक छोटा सा सर डाउट पूछना है इसमें। पूछो जी। सर जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसमें भी तो प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इनका, तो सर उसमें वैसे ईएनसी बढ़ेगा नहीं? ऊपर छोड़, बात सुन, ठीक। डाउनवर्ड प्रोटॉन डेफिनेटली बढ़ेंगे मेरे बच्चे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, कल्ले प्रोटॉन ही बढ़ते, और इसलिए न्यूक्लियस चार्ज पर इलेक्ट्रॉन हम उसकी बात किया करते हैं जो आगे करेंगे जाके, अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली क्या है, शेल्स ज्यादा बड़ी चीज है देन दैट ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज। जब शेल्स ही बढ़ गई तो भैया डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आपके प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, कि उसकी स्क्रीनिंग भी उतनी बढ़ रही, बड़े सारे फैक्टर गवर्न करते हैं।
एक अकेला फैक्टर नहीं होता, बट ये है कि शेल सबसे मेजर बात है कि जब शेल्स का नंबर ही बढ़ जाएगा तो भैया साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, फिर चाहे प्रोटॉन क्यों ना बढ़ जाए। क्लियर? अरे क्लियर जस्ट? यस सर। ओके, तो ये तो था जनरल ट्रेंड, ये तो क्या था जनरल ट्रेंड। लेकिन बेटा वो केमिस्ट्री क्या है जिसमें मिस्ट्री ना हो, है ना? तो चलिए, ये जनरल ट्रेंड हमें समझ में आ गया कि पीरियड में जाते साइज छोटा होता है, ग्रुप में जाते साइज बढ़ता है। बेटा हर चीज को ध्यान रखना क्योंकि आगे हर जगह यूज होगी। पीरियड में जाते साइज छोटा होता है, ग्रुप में जाते साइज बढ़ता है। क्लियर? अब आगे अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस इन दिस ट्रेंड। एक्सेप्शंस इन दिस ट्रेंड, मैंने कहा वो केमिस्ट्री क्या जिसमें मिस्ट्री ना हो, ठीक? तो एक्सेप्शन, तो मेरे बच्चों जब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि हमें सारा कुछ समझ में आ जाए, ठीक? ये ना हो कि कोई चीज ऐसी हो जो हमें समझ में ना आए। मैं चाहूंगा कि हमारे को सारा समझ में आ जाए। एक्सेप्शन, बेटा एक्सेप्शन में सबसे पहली एक्सेप्शन जो अपन लेके चलेंगे, सबसे पहली एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इन द ग्रुप। डाउनवर्ड देख रहे हैं हम, ग्रुप में कौन कौन सी एक्सेप्शन हमारे पास है, ठीक है? देखो बेटे, इसमें अपन लेंगे बोरोन फैमिली। क्या लेंगे? बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली क्या होती है? बोर, अटल, गाएगा इन थाईलैंड, ठीक? अब इसमें अगर मैं एक्सपेक्टेड ट्रेंड की बात करूं, एक्सपेक्टेड होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि बोरोन शुड बी स्मॉलर देन अल्युमिनियम, अल्युमिनियम इज स्मॉलर देन गैलियम, गैलियम शुड बी स्मॉलर देन इंडियम, बट थैलियम शुड बी मोस्ट लार्जेस्ट। थैलियम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होना चाहिए था बेटा, ठीक? दिस मस्ट बी द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, बट एक्चुअल ऑर्डर देखिए, एक्चुअली क्या हो रहा है यहां पर कि ठीक है बोरोन is smaller than aluminum, but gallium is also smaller than aluminum. Indium is larger than gallium, जो कि होना चाहिए था, but approximately similar as gallium. तो यहां पे दो एक्सेप्शंस आए इस पीरियड में, इस ग्रुप में दो एक्सेप्शन आई। पहली बात, पहला, साइज ऑफ gallium is smaller than aluminum. पहला आया साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, ठीक? ये मैंने अभी बताया था आपको। और दूसरी एक्सेप्शन हमारे पास आई, साइज ऑफ इंडियम, साइज ऑफ थैलियम is approximately same as indium. होना चाहिए था बड़ा, बट हो क्या गया? हो गया लगभग बराबर। अब इनके आंसर क्या होंगे? What should be the answer for these questions? गैलियम के लिए तो हमने पढ़ लिया, बोला इन गैलियम before filling the last electron, before filling the last electron in p subshell, in p subshell, d subshell is filled. D subshell is filled first. D subshell is filled first. Which is the poor screener? Which is a poor screener?
poor screener. So outermost electron is tightly held, size becomes smaller. इसको मैं डिस्कस कर चुका था तुम्हारे साथ कि गैलियम भरने से पहले डी इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और डी सबशेल जो होती है वो पुअर स्क्रीनर होती है, तो वो बाहर के पी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्क्रीन नहीं करती, इसलिए बाहर के इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच जाते हैं, तो साइज छोटा रह जाता है देन दैट ऑफ एल्युमिनियम, जबकि होना बड़ा चाहिए था। और इसमें बेटा बिफोर फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन थेलियम एफ सबशेल इज फिल्ड, इसमें आएगा बिफोर फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन थेलियम, बिफोर फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन in thallium, F subshell is filled first. F subshell is filled first, which is poorest screener, which is poorest screener, which is poorest screener. So outermost electrons are tightly held. तो साइज जितना बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाता, लगभग सेम रह जाता है। डाउन टू द ग्रुप शेल बढ़ने से हमारे पास साइज बढ़ना चाहिए था, डाउन टू द ग्रुप शेल बढ़ने से हमारे पास साइज बढ़ना चाहिए था, बट थैलियम के इलेक्ट्रॉन भरने से पहले एफ सबशेल भर जाती है, और एफ सबशेल जो पुअरेस्ट स्क्रीनर होते हैं, तो अगर वो स्क्रीनर बहुत पुअर है तो ऑटोमेटिक सी बात है मेरे बच्चे, पुअर स्क्रीनिंग पावर की वजह से हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा, तो जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। बोलो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, यस और नो? ओके, पहला एक्सेप्शन क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक है जी। अब दूसरा एक्सेप्शन, अभी ग्रुप की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है? अगर हम 3D, 4D और 5D एलिमेंट्स देखें, देखो इधर ध्यान देना ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ सके। मैंने आपको बोला था ना कि अपना पीरियोडिक टेबल साथ में रखना अगली बार, इसमें 3D भरेगा, इसमें 4D भरेगा, इसमें 5D भरेगा, ऊपर 3D फिर 4D फिर 5D, ऐसे ही होगा बेटा। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि ऊपर 3D, नीचे 5D, नीचे 4D फिर 5D, तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये है कि 3D का साइज छोटा हो, 4D का बड़ा हो, 5D का और बड़ा हो, ठीक। 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसमें सिर्फ 3D भरता है वो छोटा होना चाहिए, 4D उससे बड़ा होना चाहिए, 5D उससे बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसमें 3D भरता है, स्कैंडियम से लेके कैडमियम जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक वो 3D है, ठीक। लिख देता हूं, स्कैंडियम से जिंक तक ये 3D होता है, 3D सीरीज। दूसरा, ये टर्बियम से लेके कैडमियम तक ये 4D सीरीज, क्योंकि इसमें 4D भरेगा। फिर लैंथेनम के बाद फिर एफ ब्लॉक निकाले, और एफ ब्लॉक निकालने के बाद फिर दोबारा से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक। हाफिनियम से लेकर के मरकरी तक ये 5D सीरीज होती है, ठीक। अब साइज 3D का छोटा होना चाहिए, 4D का बड़ा, 5D का बड़ा, डाउन द ग्रुप ऐसे ही होना चाहिए। बट हमने क्या पाया, एक्चुअल ट्रेंड क्या आया, एक्चुअल ट्रेंड क्या आया? एक्चुअल ट्रेंड आया कि 3D इज स्मॉलर देन 4D, जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन 4D और 5D का साइज लगभग सेम है।
4D और 5D का साइज लगभग सेम है। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा? इसके लिए एक चीज बोली जाती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके लिए बोला जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक चीज होती है जो तुम +2 में पढ़ोगे, बट उसकी जरूरत ही नहीं है, हम यही समझा देंगे। देखो बेटा, 4D भरने से पहले F नहीं भरता, क्योंकि आपको पता है कि अगर F की कॉन्फ़िगरेशन याद करो, F की कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2, F 1 to 14, n-1 D 0 और 1 ns2, ये F की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आपको याद हो, जितना D का नंबर होगा उससे कम, उससे एक कम F का नंबर होगा। तो अगर 4D है तो उसके अंदर 3F होना चाहिए। क्या 3F पॉसिबल होता है? 3F होता ही नहीं। इस वजह से 3F से पहले 3D से, ये 4D से पहले F नहीं भरता, लेकिन 5D से पहले 4F भर जाएगा। So before filling the last electron in 5D, we have to fill 4F। ठीक, 5D में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले अपन 4F भरेंगे। और F क्या होता है? पुअर स्क्रीनर। एंड F orbitals are poor screeners. So they do not screen much. Hence outer electrons are held strongly. So size does not increase, size remains the same. बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं? कि 3D और 4D में तो ठीक है, लेकिन 5D से पहले 4F भरेगा। 4F की स्क्रीनिंग पावर जो होती है वो बहुत पुअर होती है, इसलिए वो बाहर के D के इलेक्ट्रॉन को छुपाएगा नहीं, इसलिए D के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो जितना बढ़ना चाहिए था उतना ना बढ़ के छोटा हो जाएगा, इसलिए साइज लगभग सेम रहेगा। Am I clear? इसी को अगले साल पढ़ेंगे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में। अभी तुम्हें लेंथेनाइड कंट्रैक्शन नहीं पढ़नी, जरूरत नहीं, +2 में पढ़ेंगे अपन। बोलो बच्चे, ये दोनों ट्रेंड आपको समझ में आए? ग्रुप के दोनों तीनों एक्सेप्शन समझ में आ गई? कोई दिक्कत है तो मेरे को जोर जोर से बोल के बता सकते हैं। अभी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो। अब बेटे थोड़ा सा एक और हम चीज इसमें एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं एटॉमिक रेडियस में। ठीक, एक एक्सेप्शन और इन ग्रुप, ये लिख लिया सबने, तो मैं इन ग्रुप एक एक्सेप्शन और लिख रहा। चलो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे आ जाएगा। तो आपके पास अल्युमिनियम गैलियम, इसके बाय साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर, समझ में आ गया। थेरियम इंडियम का साइज सेम क्यों होता है? और रही बात कि 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम क्यों होता है, तो ग्रुप की एक्सेप्शन समझ में आ गई। अब चलते हैं पीरियड में एक्सेप्शन। अच्छा, एक बात लिखना भूल गया लास्ट में, वो अपने आप लिख लेना। अभी 3D 4D 5D की बात की ना, लेकिन स्कैंडियम
is smaller than ytterbium, which is smaller than lanthanum. ठीक, which is smaller than actinium basically. यानी कि इसमें 3D, 4D, 5D, 6D है। तो बेटे यहां ऐसा नहीं होता क्योंकि लैंथेनम के बाद ही तो लैंथेनाइट बढ़ेंगे। ठीक, मतलब समझो मैं ये कह रहा हूं कि स्कैंडियम, यटर्बियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, इसमें साइज डाउनवर्ड बढ़ रहा है। स्कैंडियम में 3D1 है, इसमें 4D1 है, इसमें 5D1 है और इसमें 6D1 है। अभी सबने बताया था कि 4D और 5D का साइज सेम होता है क्योंकि उससे पहले F भरते हैं, पर यहाँ साइज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लैंथेनम के बाद F भरते हैं ना बेटा, उससे पहले नहीं भरते हैं। तो ये पहले पहले मेंबर में नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। डी ब्लॉक के पहले पहले मेंबर में ये नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं इन पीरियड। इन पीरियड में आपने पढ़ा कि पीरियड में साइज छोटा होता है। आपने पढ़ा पीरियड में साइज छोटा होता है, यानी बोरोन is larger than carbon, is larger than nitrogen, is larger than oxygen, is larger than fluorine। ये हमारा एक्सपेक्टेड ट्रेंड था। बट एक्चुअल में क्या हो गया? एक्चुअल में ये हो गया कि साइज ऑफ ऑक्सीजन इज समवट बिगर देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से बड़ा हो जाता है। होना तो छोटा चाहिए क्योंकि इस साइड जाते क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। शेल सेम रहती है, शेल का नंबर सेम है, पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन छोटे खींच रहे हैं, साइज छोटा होता जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का साइज इज लार्जर देन नाइट्रोजन, होना चाहिए था कम। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2, 2s2, 2p3, और ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2, 2s2, 2p4। मैं सिर्फ P बना रहा हूं, मान लो ये 2p है नाइट्रोजन का और ये 2p है ऑक्सीजन का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई? 3। तो 1, 2, 3। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4। तो 1, 2, 3, 4। अब यहां क्या हो गया, यहां एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने पड़े हमारे को, और उसमें इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन हो जाएगी। उस रिपल्शन के चलते साइज हल्का सा बढ़ जाएगा ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। Size of oxygen is somewhat larger than that of size of what you can say oxygen, nitrogen। ठीक है भाई? अरे समझ में आई कि पिछली भी चले गई? सर हाँ जी। सर ये पॉजिटिव स्पिन और नेगेटिव में रिपल्शन क्यों है? ये अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए? कभी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते एक दूसरे को? सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते क्या एक दूसरे को? अरे पॉजिटिव नेगेटिव स्पिन जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती है। समझ में आई बात? हाँ। कोई भी 2 सेम चार्ज की चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा क्या? वो तो ये है कि स्पिन ऑपोजिट हो जाए तो उनमें रिपल्शन कम होती है, बात अलग है। अगर इसको सेम स्पिन में लिखते तो रिपल्शन ज्यादा हो जाती। समझ में आ गई? कभी भी नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है, एंड ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन साइज समवट इंक्रीजेस। बोलो पहली बात समझ में आ गई?
जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। यस, दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं, एक्सेप्शन नंबर 2 इसी का। साइज ऑफ नोबल गैस एब्रप्टली इंक्रीजेस, साइज ऑफ noble gases abruptly increases at the end, abruptly increases at the end of period। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, इसलिए नहीं दूंगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नोबल गैसेस में व्हाट वी सी वैन डर वाल्स रेडियल है। क्लियर हो गया? नाउ सबसे बड़ी एक्सेप्शन करवा रहा हूं मैं पीरियड में। पीरियड में सबसे बड़ी एक्सेप्शन, अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट लेता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें अगर 3D लेता हूं तो मान लो मेरे पास पहले आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। ये 3D है मेरे पास, 3D एलिमेंट, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये 3D में है। तो ये एक पीरियड है, ये पीरियड है, ठीक है जी। ये अच्छा, कोबाल्ट पहले आएगा भाई, निकल मैं क्या लिख रहा हूं, निकल बाद में, कोबाल्ट पहले, ठीक, क्लियर? यानी यहां पे आएगा बेटे जी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है जी। अब इस केस में एक्सपेक्टेड क्या है? देखो जी, एक्सपेक्टेड तो ये है, एक्सपेक्टेड तो ये है कि स्कैंडियम इज लार्जर देन टाइटेनियम, which is larger than vanadium, which is larger than chromium, which is larger than manganese, which should be larger than iron, which should be larger than cobalt, which should be larger than nickel, which should be larger than copper, which should be larger than zinc। होना तो ऐसे चाहिए। एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये है कि पीरियड में साइज छोटा होना चाहिए, बट एक्चुअल क्या है? एक्चुअल में क्या होता है, स्कैंडियम से छोटा टाइटेनियम, जो कि होना ही, उससे छोटा वेनेडियम, वो भी है, उससे छोटा क्रोमियम, वो भी है, उससे छोटा मैंगनीज, वो भी है, पर आयरन लगभग सेम है, कोबाल्ट भी इसके लगभग सेम है, निकल भी लगभग सेम है, और फिर कॉपर बड़ा है और जिंक बड़ा है। यानी इसमें क्या हुआ कि पहले साइज डिक्रीजेस जैसा कि होना चाहिए था, मिडल में रिमेन्स कांस्टेंट, और लास्ट में इंक्रीजेस। ये ट्रेंड बिल्कुल अजीब है कि पहले साइज क्या किया, डिक्रीज किया, मिडल में लगभग सेम रहा, लास्ट में बढ़ गया। भाई ऐसा क्यों होता है, थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। व्हाई इट इज सो? देखो भाई, पहली बात तो ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें जरा। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2 3d1, इसमें 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, एक्सेप्शन होती है क्रोमियम की, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10 and 4s2 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है, ये अंदर की पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, और तीसरी शेल में हमारे पास डी वाले इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मान लो ये 3d है, और ये बाहर फोर्थ शेल जिसमें 4s है।
4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही, सिर्फ क्रोमियम में एक है, कॉपर में एक है, और इलेक्ट्रॉन अंदर बढ़ रहे हैं, ये 3D में बढ़ रहे हैं, 3D, और ये मान लो 4 है। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ेंगे? 3D में, एक। तो इनिशियली, शुरुआत में, शुरुआत में अगर देखोगे तो शुरुआत में क्या होगा? देखो बेटा, इनिशियली हम ये कह सकेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन डी सबशेल। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन डी सबशेल which is poor screener. Electrons are fed in D, which is poor screeners. Poor screeners. बेटे आपको एक चीज समझाई थी, Z इफेक्टिव, Z माइनस सिग्मा, याद होगा आपको? Z न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। शुरुआत में हमारे पास अगर देखें तो Z माइनस सिग्मा, शुरुआत में Z का इंक्रीज, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, Z का इंक्रीज ज्यादा होगा, जबकि D जो होते पुअर स्क्रीनर होते, सिग्मा का इंक्रीज कम होगा। तो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, तो साइज बिकम स्मॉलर। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन D which are poor screener, so Z increases, but increase in sigma is less because they are poor screeners. So Z effective nuclear charge increases. So outer electrons are tightly held, size becomes smaller. Size becomes smaller. साइना पहले पढ़ तो लो जितना है, कल की चिंता पहले खा रही है क्या? इनिशियली के बाद नेक्स्ट बात, in the middle of series। अब क्या हुआ? मिडल ऑफ सीरीज में इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो जितना Z बढ़ा लगभग उतना ही सिग्मा बढ़ गया। तो Z इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जब हम बीच में आ गए काफी सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए यार। अब डी पुअर स्क्रीनर जरूर है पर इलेक्ट्रॉन तो काफी बढ़ गए ना। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अंदर की स्क्रीनिंग काफी बढ़ गई। तो भैया जितना की Z बढ़ा लगभग उतना ही सिग्मा भी बढ़ गया, दोनों लगभग बराबर बढ़े। तो Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड विद सेम फोर्स, इसलिए साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर। एंड लास्ट में क्या हुआ? अब इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते जा रहे हैं। जैसे यहां मैं डी सबशेल बनाता हूं, देखो ध्यान से, ये डी है और ये 4s है। ये 4s में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब फिर डी में पहले एक भरा, तो भैया इसकी स्क्रीनिंग तो बहुत कम थी, तो इसलिए सिग्मा कम Z ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा, साइज छोटा हो गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते चले गए और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर गए ना तो स्क्रीनिंग भी काफी ज्यादा हो गई। तो जितना सिग्मा बढ़ रहा है उतना ही Z बढ़ रहा है, तो Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट तो पुल टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, तो साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद अगर आएंगे आप इलेक्ट्रॉन और बढ़ते जा रहे हैं, इसमें भरते जा रहे हैं, तो बेटा होगा क्या? देखो जी सिग्मा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
क्योंकि जब अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो उनकी स्क्रीनिंग भी तो बढ़ेगी, पर Z भी बढ़ेगा, ठीक है। पर यहां पे एक और बात, जब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी तो होंगी। सो यहां पे एक और फैक्टर आ गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी हो गई, और उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के चलते एक तो अंदर स्क्रीनिंग ज्यादा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज भले ही बढ़ा, पर दो फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से साइज बढ़ना चाहिए। क्या? स्क्रीनिंग ज्यादा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा, उसकी वजह से साइज एक्चुअली बढ़ जाता है। तो अगर तुमसे पूछें कि डी ब्लॉक में साइज ऐसे क्यों होता है, कि पहले वो कम होता है, मिडिल में सेम रहता है, लास्ट में बढ़ता है, है ना। इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन डी में भरना शुरू करते हैं तो डी की स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट कम बढ़ता है, इसलिए Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, आउटर इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं, साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। मिडिल ऑफ सीरीज में क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया, तो जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बढ़ेगा, तो दोनों बराबर बढ़ने से Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएंगे। जब Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट होंगे तो मतलब फोर्स ऑन द न्यूक्लियर ऑन द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, तो साइज लगभग सेम रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ सीरीज ना केवल हमारी स्क्रीनिंग बढ़ेगी, but moreover inter-electronic repulsions comes into play. At the end of series, sigma increases, but inter-electron repulsions also comes into play. So these two factors overweighs the increased nuclear charge. These two factors overweighs the increased nuclear charge. Hence, size is increased a bit. Size थोड़ा सा बढ़ जाए। फटाफट से बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जब आपने स्टार्टिंग में एक्सेप्शन कराई थी फर्स्ट वाली पीरियड्स में, उसमें सर एक चीज पूछनी है कि जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बड़ा होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण सर, तो जो फ्लोरीन होएगा उसमें भी तो दो ब्लॉक्स भरेंगे पी के, तो उसमें भी तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होनी चाहिए। सुन लो बेटे, ठीक है, उसमें तो रिपल्शन उसमें भी होती होगी, पर उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाने की वजह से वो उसको यू कैन से काउंटरएक्ट कर देता होगा, इसलिए साइज उसका छोटा हो जाता होगा। समझ में आई बात? अरे समझ में आई? हाँ जी। तो हमने दोबारा से लास्ट बात बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियली डी ब्लॉक में हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिंगली फुल करने की वजह से स्क्रीनिंग का इफेक्ट कम होगा और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर के खींचेंगे, साइज छोटा हो जाएगा। मिडिल ऑफ सीरीज में जितना सिग्मा बढ़ेगा उतना ही Z बढ़ेगा, तो Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, इसलिए साइज भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। लास्ट में सिग्मा भी बढ़ेगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए साइज हल्का सा बढ़ जाएगा। So this follows the trend like this. Any doubts you may ask? तो बेटे आज हम